बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी। ड्यू टू मुहर्रम एक्टिविटी और मसरूफियत ईसा नकवी साहब शो नहीं कंडक्ट करे। आर्जी तौर पर शो मुझे कंडक्ट करने का कहा गया। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल है इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और बिलखसूस मखसूस नशिस्तों का एक मामला था, बड़ा मुअम्मा था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिलनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के पास जानी चाहिए, नून लीग के पास जानी चाहिए, JUI पीपल्स पार्टी के पास। और एक आर्गूमेंट ये था कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक नहीं बनता है इन तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो फिर उन जमातों का इस्तेहकाक कैसे बन सकता है जिन जमातों को ऑलरेडी दे दी गई एलोकेशन, और वो जो सीटें हैं या तो उनको खाली रखा जाए और उनको वो मज़ीद एलोकेशन ना दी जाए। लेकिन 12 सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने उसमें रिव्यू पिटीशन दायर की और उसके बाद जो आइनी बेंच है उसने एक तफसीली फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ को नहीं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी है पार्लिमान में उनको जो नशिस्तें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए। अब उसके बाद जो पार्लिमान की सूरत हाल है बिलखसूस विफाक में, और उसके बाद जो दूसरी सूरत हाल है KPK में, पंजाब में तो वैसे मुस्तहकम हुकूमत है, सिंध में भी मुस्तहकम हुकूमत है, तो उन असम्बलीज़ में नंबर गेम चेंज होता नज़र आ रहा है। और 27वीं आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास मुयस्सर है। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी चैम कोई है कि शायद वहाँ पे कोई अदम एतमाद आ सकता है। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि नंबर गेम है क्या। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का एक दफ़ा फिर इंदिया दिया है, बात की है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ के जो असीर रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब या दीगर, उन्होंने भी अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि पोलिटिकली आप इंगेजमेंट कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए और रास्ता निकाले चीज़ों का। इन तमाम सूरत हाल में क्या तहरीक इंसाफ कोई चीज़ कॉप अप कर पाएगी या तहरीक इंसाफ इसमें चीज़ों को मैनेज कर पाएगी? क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास सफिशेंट नंबर है सेनेट में, कौमी असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली में। तो और तीसरी और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार क्या होगा। JUI PTI के साथ अलाइन करेगी KPK में बिलखसूस, या वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनेगी, इसके ऊपर उनकी क्या लाइन होगी। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझसे मुस्लिम लीग नून के राजा कमरुल इस्लाम साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राय साहब टाइम देने का। और इसके अलावा असलम गौरी साहब तर्जुमान है JUI के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया गौरी साहब टाइम देने का। और आमिर मुगल साहब तहरीक इंसाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुगल साहब आपका भी टाइम देने का। सबसे पहले मैं बात करूँगा राजा कमरुल इस्लाम साहब आपसे। सर, ये फरमाइएगा कि जो क्राइसिस था पार्लिमान का वो तो बज़ाहिर लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी कि 26वीं आइनी तरमीम में बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब की एक ज़रूरत थी और उनके नंबर की ज़रूरत थी और उन्होंने साथ भी दिया और 26वीं आइनी तरमीम हुई। और उसमें बहुत सारी चीज़ें मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि उन्होंने उस आइनी तरमीम में एलिमिनेट करवाई। अब तो आपका नंबर बड़ा सफिशेंट है। तो हम ये देखें कि आप सियासी हुकूमत पार्लिमान में बिल्कुल मुस्तहकम है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है उसको। जी बिल्कुल, हुकूमत पहले भी मुस्तहकम थी, हुकूमत के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी। आप देखें कि पिछला बजट हुकूमत ने पास कराया, जितने कवानीन लाए गए, एक्ट्स लाए गए वो पास हुए। फिर अभी हाल ही में इस फैसले से पहले अभी बजट पास हुआ। 26वीं आइनी तरमीम जो थी वो भी मौलाना साहब की मशावरत से और तहरीक इंसाफ की इनडायरेक्ट मशावरत से, यानी मौलाना साहब का घर उन दिनों मरकज़ था तमाम सरगर्मियों का, और वहाँ पर बड़ी लंबी जो पार्लेज हुए तहरीक इंसाफ के और दीगर अपोजिशन जो जमातें थीं उनके साथ, और एक मुतफ़िका चीज़ जो है वो सामने लाई गई वहाँ तक, उस दिन तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब उससे पेश करने से पहले उस 26वीं आइनी तरमीम को, और वो पास हुई। उसमें कुछ तब्दीलियाँ जो थीं वो मौलाना साहब की टीम की जो इनिशिएटिव था उससे हुई, और साथ उसमें तहरीक इंसाफ का भी इनपुट शामिल था, रिकॉर्ड का हिस्सा। लिहाजा कोई ऐसी अदम इस्तेहकाम तो पहले भी नहीं था। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस फैसले के बाद अब जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में हुकूमत आ गई है। न सिर्फ मरकज़ में आ गई है और सूबों में, बल्कि सूबा KP में जहाँ पर पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी और उसको कोई तब्दीली होना या ना होना ये अलग बात है, लेकिन तब्दीली का कोई चांस नहीं था। तो अब उसके बाद जो है अगर आप फिगर्स देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, तो उसके तहत जो इस वक्त दीगर जमातें हैं तहरीक इंसाफ के अलावा, जिसमें JUI भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी, और आज़ाद जो इंडिपेंडेंट अरकान हैं जिन्होंने अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था KP असम्बली में, बावजूद तमाम जो हुकूमत की
कशिश होती है या हुकूमत की टेम्पटेशंस होती हैं, उसके बावजूद तो अब एक चांस ज़रूर पैदा हो गया है कि अगर ये सारे मिल के चाहें तो इस वक्त जो अददी बरतरी है वो इंडिपेंडेंट्स अगर वहाँ से हट जाएं तो वो किसी भी यानी जो इस वक्त की अपोजिशन है वो कोई टेबल्स जो हैं वो टर्न हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई काबिल ज़िक्र तब्दीली नहीं आई, ना सिंध में आई, ना बलूचिस्तान असम्बली में आई, ना पंजाब असम्बली में आई। इसकी वजह से मरकज़ी असम्बली में यानी नेशनल असम्बली में ये तब्दीली ज़रूर आई कि अब हुकूमती इत्तेहाद जो है वो 2/3 अक्सरियत के लिहाज से वो एक कंफर्टेबली प्लेस्ड हो गया और KP असम्बली जैसे मैंने मेंशन किया। बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब के जो अददी नंबर हैं उनके बग़ैर हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत हो गई। मैं हले हुकूमत की कभी भी ये तरजीह बावजूद इस 2/3 अक्सरियत के ऐसी नहीं होगी कि वो कोई ऐसा जो है वो एक्ट या ऐसी कोई चीज़ या ऐसी तरमीम लेके आएँ जिसमें उन्हें ऑन बोर्ड ना लिया जाए। मौलाना साहब का जो है पिछली दफ़ा भी उनका बड़ा इनपुट था इस 26वीं आईनी तरमीम में एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी और एज एन इंडिविजुअल उनका भी, और अब भी शायद ऐसी सूरत हाल ना हो। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है फिगर्स की रोशनी में कि किसी और सियासी जमात के बग़ैर भी हुकूमती इत्तेहाद जो है वो 2/3 अक्सरियत की पोजीशन में आ गया। आमिर मुगल साहब, सर तमाम तर तहरीकें, एहतजाज, बैकडोर डिप्लोमेसी और कानूनी जंग, हर चीज़ हर हरबा इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ ने पिछले 2-3 साल में, लेकिन कोई कामयाबी नहीं देख रहे हम। चूँकि बहरहाल पार्लिमान है, पार्लिमान में ही आइन की शिक़ तब्दील होनी है, तरमीम होनी है, कानून साजी होनी है और इसी के हवाले से चलनी है। तो आप ये फरमाइएगा कि इस सारे मामले में अब तो मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई, तहरीक इंसाफ के पास हाथ कुछ नहीं आया, इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत आपका एक साहब देखें, बात ये है कि ये 2 बड़े इदारे हैं किसी भी रियासत के, मुकन्नना और अदलिया। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ना मुकन्नना में तहरीक इंसाफ वक्ती तौर पे कामयाब नज़र आती है और अदलिया में उसकी वजह जो है ना रफीक साहब, इस सारे फसाद की जो जड़ है वो है लंदन प्लान। वो लंदन प्लान जो डिग्गियों में बैठ के बनता रहा, वो लंदन प्लान जो जैली और झूठी बीमारी की रिपोर्टें बना के बनता रहा, वो लंदन प्लान जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह कर चुके हैं कि जनरल बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद ने के घर में जनरल फैज़ हमीद ने उनको ऑफर किया था। ये वही लंदन प्लान है जिसके तहत नवाज शरीफ का भाई जब वज़ीर आज़म बना तो वो मुल्क में वापस नहीं आया, लेकिन जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बना तो वो वापस आ गया। ये वही लंदन प्लान है जिसके तहत तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से रोका गया। ये वही लंदन प्लान है जिसके खिलाफ जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ना जो है वो पुलिस सराहत पार करने के मुताबिक कर दिया गया। ये वही लंदन प्लान है जिसके तहत उम्मीदवारों को अगवा करके 26वीं गैर आइनी तरमीम की गई। और ये वही लंदन प्लान है जिसके तहत काजी फाइज ईसा ने शोहरतकारी की 26वीं गैर आइनी तरमीम के लिए। ये वही लंदन प्लान है जिसके तहत 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो है वो एक नया जुडिशल कमीशन बना, जिसके तहत जुडिशल कमीशन हुकूमती लंदन प्लान है जिसके तहत फिर उस जुडिशल कमीशन ने एक नई अदलिया की कंपोजिशन की जिसको आईनी अदालत का नाम दिया गया। और फिर ये वही लंदन प्लान है जिसके तहत उसी आईनी अदालत ने मखसूस नशिस्तें बांटी और बड़ी प्यारी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मेरे मोहतरम भाई कमरुल इस्लाम राजा साहब कि देखें जी अब तो हमें 2/3 अक्सरियत मिल गई। और मेरे भाई आप तो 17 सीटों पे हुकूमत मिली हुई है पाकिस्तान, आपको 34 सीटों पे पंजाब का 13 करोड़ आबादी का सूबा मिला हुआ है, आपको 2/3 अक्सरियत को क्या, मैं तो कहता हूँ 17 सीटों का भी झंझट से आप आज़ाद हो जाएं, आप मुल्क में बादशाह का ऐलान कर दें और आप जैसे और आपके जो वज़ीर आज़म हैं उन जैसे अदली गुलाम और चेरी ब्लासम बूट पालिश हैं, बस पालिश मारते जाएं और करते जाएं और उधर से एक कानून पास करवाएं 2/3 अक्सरियत के तहत कि अब ता क़यामत यही रहेगी पार्लियामेंट, ता क़यामत यही वज़ीर आज़म रहेगा, ता क़यामत यही हुकूमत रहेगी और ता क़यामत सारे गुलाम आपकी गुलामी करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सब तरीके साहब ऐसी नज़र से देख रही है। लेकिन काशिफ रफीक साहब ये जहन में इनके पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म की कायम नहीं रह सकती। यार क्या जस्टिफिकेशन आप देते हैं तहरीक इंसाफ की सीटें लूट के, बस आपका प्रोपोर्शनल सिस्टम आइन में या कानून में कि मैं मिसाल दे रहा हूँ 10 सीटों के साथ 3 सीटें हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब आपको
सुप्रीम कोर्ट ने हट छोड़ दें, वो तरीके साहब को मिले या ना मिले, वो आज़ाद थे या किसी पार्टी के पाबंद थे, जान छीना गया या गलती हो गई उससे, या इलेक्शन कमीशन की गलती है या सुप्रीम कोर्ट की गलती है या पीटीआई की गलती है। मुझे ये बताएं कि जब आपको 10 के बदले 3 सीटें मिलनी थी और अब आपको 10 के बदले 20 सीटें मिल रही हैं, वो बाकी भाई किस चीज की आपको 17 तो मिल रही है ना। इस पे मौलाना फजल मान साहब का इस्लाम को बोलता है, उनका इस्लाम भी बड़ा खुश है आमिर मुगल साहब कि भाई माल गनीमत है, लूट का माल है, ले लो। आमिर मुगल साहब, उधर से आप कहते हैं ये इलेक्शन जाली है, उधर से आप कहते हैं कि मुगल बस साहब मेरी बात कंप्लीट हो रहा है, उधर से आप कहते हैं नो लीग का मैंडेट जाली है, उधर से आप कहते हैं ऑन रिकॉर्ड, मौलाना फजल मान साहब कहते हैं ऑन रिकॉर्ड ये जर्नैलों ने इलेक्शन बेचा है, उन्हीं जर्नैलों ने आपके बगौर जिन्होंने इलेक्शन बेचा है और जिन्होंने खरीदा है, उन्हीं जर्नैलों ने ये 26वीं तरमीम करवाई और आपने हाथ बांध के साथ 26वीं तरमीम की। तो इसका मतलब है कि आप माले गनीमत में से हिस्सा ले रहे थे, इसलिए आपने बैठ के साथ 26वीं तरमीम की ना। अब उसी 26वीं तरमीम के तहत जो मुगल साहब जो आईनी अदालत बनी, आपको केपीके में भी सीटें दे रही है और वफाक में भी, और आप भी लिए जा रहे हैं, तो ना आपका इस्लाम मुतासर हो रहा है ना आपका आइन मुतासर हो रहा है। इसका मुगल साहब इसका जवाब, पाकिस्तान में आइन कानून नाम की कोई चीज नहीं। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, हाथ बांधे उसको सलूट कर रहे हैं। मुगल साहब आपका पॉइंट आ गया। मुगल साहब मेरी तो सुन लीजिए, हजूर को मुझे भी अर्ज करने का मौका दे दीजिए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि इसका जवाब तो गौरी साहब देंगे, लेकिन एक शॉर्ट सा जवाब दे दीजिए कि जब आपने अपनी पार्टी के लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करवाई, बैरिस्टर गौर आपकी पार्टी के चेयरमैन है और उमर अयूब अपोजिशन लीडर है, वो आज तक पार्लियामान में आज़ाद हैसियत में क्यों है? उन्होंने क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बयान अल्फी नहीं दिया? आपने कभी पूछा उनसे? हमने अगर एक दो बंदों को किसी हिकमत अमली के तहत ये कहा कि आप ना ज्वाइन करें तो उसकी कोई वजह हो सकती है ना। ठीक हो गया। अब ये कैसे मुमकिन था कि बैरिस्टर गौर साहब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी शामिल हो जाएं और तहरीक इंसाफ के भी चेयरमैन रहे? तो अगर हिकमत अमली के तहत 2-3 हमने शामिल नहीं करवाई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने कुछ जुर्म कर दिया है। हमने जिनको शामिल करवाई, इसका मतलब देखिए नहीं, इस्तदलाल ये हुआ कि सियासी तौर पे हिकमत अमली हुआ करती है। मैं ज़रा गौरी साहब को ऐड करूँ। गौरी साहब, आपने आमिर मुगल साहब की गुफ्तगू सुनी, बस मुझे तो बहरहाल एक हैरानगी हो रही थी कि कल तक पीटीआई की लीडरशिप मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे नमाज पढ़ रही थी, चीज़ें कर रही थी, उनको अपना लीडर मानती थी, अपनी तहरीक में शमूलियत की इजाज़त दे रही थी, लेकिन आज बहरहाल उनको इख्तलाफ है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर? बहुत शुक्रिया आपका। आमिर मुगल साहब ने जिस तरह से जिस अंदाज में बात की है, मैं सब तक टीवी चैनलों पे इस तरह की बात कौन पसंद नहीं करती कि हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करें। आमिर मुगल साहब आप नहीं थे, मैं तो पूरी आई विटनेस हूँ सारी मीटिंग्स का, बल्कि मैं उस कमेटी का भी मेंबर हूँ जो कमेटी आपके और पार्टी के और हमारे दरमियान में मामला तय करने के लिए बनाएगी। आमिर मुगल साहब आप कहें तो मैं आपको वो तस्वीरें, वो वीडियोस भी दे सकता हूँ जब मैंने 26वीं अहली तरमीम कामरान मुर्तज़ा साहब ने जब बैरिस्टर गौहर साहब को और असद कैसर साहब को दिखाई थी तो उनके चेहरों की रंगत क्या थी, उनकी जुबान कैसे लटका रही थी, उनकी पोजीशन क्या थी। मैं वो जो जुमले आप कह रहे हैं, अगर मैं वो कहूँगा तो मुझे जेब नहीं देते। मुझे उससे ज्यादा कहना आता है, मुझे ज्यादा बोलना भी आता है। मेरा इस्लाम उस वक्त खतरे में नहीं था जब आप मेरे पीछे खड़े हाथ बांध के नमाज़ें पढ़ रहे थे। असद कैसर को जब मेरे घर की दाल बहुत पसंद थी और टीवी पे बैठ के कह रहा था, ये वही फजल रहमान जिसके दरवाजे पे अगर बलावल भुट्टो अंदर बैठे थे तो बाहर आप गाड़ियां लेके खड़े होते थे, कभी अंदर कब एंट्री मिलेगी। ये वही फजल रहमान है, ये वही फजल रहमान है जिसको कहते कि हमें कायद ने हुक्म दिया है कि इससे जाके मिलना है। जो भी आता था एक ही हुक्म लेके आता था कि हमें बानिया पार्टी ने भेजा है, मौलाना साहब से मिलना है। तो मैं बहुत सी बातें ऑन एयर नहीं कर सकता, मुझे इजाजत, मेरा ज़मीर मेरी जुबान नहीं देती। आपने जो जो बातें की है वो आपको जेब नहीं देती। हमने जब आपके फेवर में फैसला आया तो हमने रिव्यू पिटीशन में नहीं गए। मौलाना फजल रहमान ने खुद ये मीडिया पे मौजूद है, उस फैसले को ऑनर दिया। क्या कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, चाहे पीटीआई के हक में आया, हम इसे ऑनर देंगे। क्या ये सीटें उस वक्त मेरे पास नहीं थी? क्या मेरे 3 एमएलए उस वक्त असेंबली में, कौमी असेंबली में नहीं बैठे हुए थे? क्या वो उस वक्त तक पार्लियामेंट लॉन्चेस में नहीं चले गए थे? क्या उनकी तनख्वाहें शुरू नहीं हो गई थी? क्या वो कमेटियों के मेंबर नहीं थे? लेकिन इसके बावजूद हमने उस फैसले को ऑनर किया और आपके साथ खड़े हुए। लेकिन आपने तो आज जो गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ हमने तो आपके साथ टाइम ज़ाया किया। आप तो वही पुराने 10 साल वाले, आप में कोई तब्दीली नहीं है। दूसरी बात यह कि अब जो हुआ है हमने तो उसके खिलाफ नहीं किया। फिर मेरे उन एमएलएस ने कहा
कि हमें रिव्यू पिटिशन में जाने की इजाजत दी जाए, कि क्योंकि हम मुतासर हुए हैं। वैसे ये जमात नहीं जाना चाहते तो हम खुद इंडिविजुअल चले जाते, हमने उनको भी मना किया। हम इस केस में फरीक नहीं बने। अगर आज ये हमारी तरफ आ गई है तो आपकी सवाल में इतनी तुर्शी और तंगी क्यों आ गई आपके सेहत में? कल हम तो वेलकम कर रहे थे जब आपको मिल रही थी, और आज हमें जो 3 MLA की सीटें या 8-10 सूबाई की मिल रही है तो आप इतना चीख क्यों रहे हैं? मेरा ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कल मैं सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे रहा था तो मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे रहा हूँ। और अगर कल आपने ये गालियां मुझे देनी है तो मैं आपकी खातिर ये सीटें क्यों छोड़ूंगा? पागल हूँ? मैंने तो समझा था आप तब्दील हो गए हैं। आपने जिस तरह से आके मिले थे, आपकी पूरी क्यादत मैं आपको यार नाम गिनना शुरू करूँ तो टाइम बहुत शार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने काफी लंबी तकलीफ की है। तो मैं अगर आपको बताना शुरू करूँ कौन कौन उस दरवाजे पे चल के आया, कौन कौन साथ बैठा और क्या क्या उन्होंने कहा, इस पे आप चाहें तो 2 घंटे का मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं हर मीटिंग का आई विटनेस हूं। लेकिन अफसोस की बात है कि आपने जिस अंदाज में बात की, आपने एहसास दिलाया कि अब PTI ने अपना रवैया तब्दील नहीं किया। अगर आज हम 2 कदम पीछे हटे हैं तो हमारा फैसला दुरुस्त है। मेरी पार्टी की मरकजी मजलिस अमूमी का फैसला दुरुस्त है। आप चाहते हैं कि आप एहतजाज का ऐलान करें, मेरे 45 लाख कारकुन हाथ बांध के आपके पीछे खड़े हो जाए, उसी तरह जिस तरह आपने अपने उसका हशर किया जो आप लोगों ने एक इत्तेहाद बनाया था, उसका प्रेसिडेंट पता नहीं कहाँ है और उसके बाकी साथी कहाँ हैं। हम उस तरह के लोग नहीं हैं, मासूल लोग हैं। हम बात करेंगे, किसी असूल पसंदी पे बात करेंगे। आपकी 15-20 साल की गालियां हमने नजरअंदाज करके आपको सीने से लगाया, लेकिन अफसोस कि आप न कल बदले थे ना आज बदले। ठीक हो गया। मैं सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी बात, राजा कमरुल इस्लाम साहब ये फरमाइएगा सर कि जिस तरह ये सारी गौरी साहब ने बात की, सर मुझे ये तो बताएं कि ये चेयरमैन PAC आपने अनअपोज दे दिया PTI को, कहीं आप लोगों की भी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी? जी, वो उन्होंने लंदन प्लान की बात की तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये लंदन प्लान ने क्या कहा था कि पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जो काबिल एहतराम एक इल्मी और दीनी शख्सियत है, उनको इस कदर जो हैं वो अलकाबात से नवाजा जाए, और फिर जैसे गौरी साहब ने कहा कि जब मौका आया, ऊँट पहाड़ के नीचे आया, तो उस वक़्त फिर वहाँ पे जाके तो आप मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुलाकातें और बाहर इंतज़ार, उस दरवाज़े के आगे सड़क बंद होती थी, बाहर इतना वहाँ पे रश होता था। क्या ये वही लंदन प्लान है जिसके तहत अभी आपने KP का बजट पास कराया अपने कायद के हुक्म के बग़ैर, और अलीमा खान साहबा को नहीं, मैं ये जवाब चूँकि उन्होंने कहा है तो अलीमा खान साहबा को कहना पड़ा कि माइनस इमरान खान हो गए। ये वही है जिसके तहत आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त लिखा कि मुज़ाकरात के ऊपर, ये वही लंदन प्लान है जिसके तहत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम, और आपने पे दर पे गलतियाँ की। क्या ये लंदन प्लान ने गलतियाँ कराई थी आपसे कि आपने पहले जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया, फिर एक और जमात से किया, फिर तीसरी जमात जब आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से किया जिसकी अपनी एक सीट नहीं थी? तो अपनी जो गलतियाँ होती हैं, अपनी जो लीगल टीम की हैं या सियासी टीम की हैं, और ये रवैयों की बेसिकली गलतियाँ, जब पार्टी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाती है तो अब किस मुंह से JUI से मुज़ाकरात करेंगे, और जो दीगर भी जिनसे आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो भी तो क्रेडिबिलिटी मांगते हैं ना, माजी क्रेडिबिलिटी माजी से राय साहब बिल्कुल आपने जो बात की क्रेडिबिलिटी की, और सबसे बड़ी चीज़ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नंबर गेम, और कभी साथ कभी इतनी शदीद तनकीद, आखिर मामला आगे चलेगा कैसे? नाज़रीन, ये हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजी। राय साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात करते थे लंदन प्लान के हवाले से जो आमिर मुगल साहब ने कही। मुझे ये बताइएगा सर कि जो अब नंबर गेम बन चुकी है, इस नंबर गेम के अकॉर्डिंग शहर इक़्तिदार में ये बाज़ गश्त है कि शायद कोई 27वीं आईनी तरमीम जो है, जिसमें जो हिस्से रह गए थे 26वीं आईनी तरमीम के, वो लाने की भी कोई चीज़ चल रही है। और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि अब अपोजिशन का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया है सूबाई असम्बली के जो मेम्बरान हैं उनका, और फिर अब चूँकि वो आज़ाद हैसियत हो गई है, फ्लोर क्रॉस करने पे नाअहलियत नहीं होगी जो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुक हो रहा है कि ये अदम एतमाद का जो मामला है KPK में बिलखसूस, उसके ऊपर कोई बातचीत चल रही हो? एक तो जैसे आपने 27वीं आईनी तरमीम की बात की, तो अजम्पशंस पे बात नहीं की जाती जब वो चीज़ सामने अगर आती है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है
ये सारी अजम्पशंस हैं। और हथियार गो के हमारे पास एक आ गया है आइनी तरमीम का 2/3 अक्सरियत का, लेकिन हथियार हमेशा इस्तेमाल नहीं किए जाते। आप देखेंगे कि हमारे पास हमारे एटमी ताकत है पाकिस्तान, लेकिन उसने कभी ये ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और कभी इस तरफ सोचा भी नहीं। और दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें, हथियार जो हैं वो पड़े रह जाते हैं, लंबा अरसा और इस्तेमाल नहीं होते। लिहाजा 27वीं आइनी तरमीम के मतलब तो बात करना आज बेसूद है। जब कुछ सामने चीज़ आएगी तो उसके बाद उस पर डिस्कशन भी होनी चाहिए और उसकी अच्छाई बुराई। दूसरा, जहाँ तक KP असम्बली का ताल्लुक़ है, बाकी किसी सूबे में तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं है, क्योंकि वो सूबे जो हैं वो उनमें तकरीबन सिंध में हुकूमत स्टेबल है, पंजाब में स्टेबल है, मरकज़ में ऑलरेडी तरमीम जो है वो बावजूद इन सीटों से पहले भी हो चुकी थी। अब KP वाला मामला जो है वो ट्रिकी है। उसकी वजह यह है कि अब देखें, अपनी नाकबतंदेशी की वजह से आज जो जंग जारी है, ये अभी आज के इस प्रोग्राम को देख लें, इससे पहले भी देख लें मीडिया पे, तो अब अगर मुतवक्को इत्तेहादी यानी जो आपस में दोनों अपोजिशन की जमातें, तो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है इस वक्त JUI के साथ, तो इसमें अब ये इम्कानात पैदा हो गए हैं कि कल कोई ये ज़ाहिर है एक सियासी हिकमत अमली होगी, सियासी जमातें बनाएंगी, हमारी लीडरशिप भी बनाएगी और दीगर जमातों की, और ये बड़े वाज़े चांसेस हैं कि अगर हुकूमती इत्तेहाद चाहे और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और आज़ाद जो अरकान हैं उनको कलीदी हैसियत हासिल होगी, या मैं उन आज़ाद अरकान की बात नहीं कर रहा जो PTI से वाबस्ता हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत असम्बली में गालबन 26 है या 27 उन्होंने KP में बरकरार रखी है, तो उनका जो है वो रोल बड़ा मरकज़ी हो गया। और अगर वो चाहें और हुकूमत ने भी ये चाहा और ऐसी स्ट्रेटजी बनी, और ये स्ट्रेटजी आइन और कानून के तहत है, इस पर किसी को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। सियासी जमातें हुकूमत हासिल करने की कोशिश करती हैं, और वैसे भी जो KP की गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 10 बरसों में और हालिया 5 बरसों में, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से देख लें, चाहे वो दीगर मामलात और करप्शन की आवाज़ें जो हैं वो स्पीकर की कुर्सी से जो आ रही हैं, ख़ुद उनकी जमात के अंदर से बड़ी वाज़ेह आवाज़ें आ रही हैं, तो इसमें शायद अगर ज़रूरत पेश आई तो वो तब्दीली जो है वो बिल्कुल बईद अज़ क़यास नहीं है, लेकिन इसका फ़ैसला ज़ाहिर है क़यादतें करेंगी। और अगर क़यादतों ने ये फ़ैसला किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI और ये सारी जमातों ने KP के अवाम की बेहतरी के लिए, यानी वहाँ पे जो हालात है, अभी ये वाक़या हुआ स्वात दरिया स्वात पे, देखें कि लाइफ जैकेट तक किसी जो है वो किसी ज़रिए से वहाँ तक पहुँचाने का रेस्क्यू के पास बंदोबस्त नहीं था और कितनी इंसानी जानें गई। तो इन हालात की रोशनी में अगर ये फ़ैसला हुआ तो ये आसानी से पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। ठीक हो गया। आमिर मुगल साहब, आपने राजा साहब की गुफ्तगू सुनी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है और ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासी बसीरत है या उनकी किस्मत कहे कि सियासत इलेक्शन के बाद से उनके गिर्द घूम रही है, कभी आप उनके पास है तो कभी हुकूमत उनके पास है। अब इस वक्त अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बचाना है तो फिर भी आपको JUI फे के साथ कोई ना कोई अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेजर नंबर JUI फे के पास है वहाँ पे अपोजिशन लीडर, अपोजिशन जमात। और अगर हुकूमत ने वहाँ पे अदम एतमाद लानी है तो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठना पड़ेगा। तो सर, आप समझते हैं कि आपकी जमात की लीडरशिप मौलाना फजलुर रहमान साहब को एंगेज कर सकती है ताकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एटलीस्ट बचाई जाए और PTI और JUI फे वहाँ पे इसी सेटअप में इश्तराक हुकूमत के ऊपर आ जाए? जी काशिर रफीक साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा, आपने पूछा जो इंजीनियर कमर इस्लाम राया साहब ने कहा, एक तो जो अभी हादसा हुआ है स्वात का, और मेरा तो उस पर ऑन रिकॉर्ड मौक़िफ़ है कि उस पर मेरी गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर स्वात और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और 2-3 असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको सस्पेंड किया है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। कम अज़ कम डिप्टी कमिश्नर स्वात और चीफ कमिश्नर स्वात को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। 18 कीमती जाने गई हैं। मेरा असल उसमें मौक़िफ़ ये है कि उनको 45 मिनट मिले उनको रेस्क्यू करने के लिए, और वो 45 मिनट में उनको रेस्क्यू क्यों नहीं कर सके? एक तो क्वेश्चन ये है। मेरा दूसरा इससे हट के मेरा क्वेश्चन है कि एक तो ये हुआ कि जब वो लोग वहाँ पे चले गए और वो अचानक पानी आ गया और 45 मिनट में उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? लेकिन मेरा एक और इससे भी हट के क्वेश्चन है कि वो वहाँ पे गए क्यों, किस तरह गए? हमने क्यों नहीं दरिया के किनारों पे बोर्ड्स लगाए, उन पे लिखा कि इससे आगे ना जाएं, इससे आगे ख़तरनाक इलाका है, या जिस होटल
की तरफ से वो वहाँ पे रुके हुए थे जिस होटल में, उस होटल के अमले ने उनको क्यों नहीं रोका, हमने वहाँ कोई ऐसी फोर्स क्यों नहीं तैनात की। ठीक। मौसम के हवाले से NDMA जो वफाकी इदारा है या हमारी सूबाई गवर्नमेंट ने कोई उस पर एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की। तो ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा सानिया है और इसके जिम्मेदारान को निशान इबरत बनाना चाहिए। बिल्कुल मेरा अपनी ये गवर्नमेंट से मुतालबा है। लेकिन मैं कर्नल इस्लाम राजा साहब से भी कहूँगा, आपकी बड़ी दूरबीन है आपके पास और आपने बड़ी दूरबीन इतने दूर लगाई और जाके आपने स्वात में वो हादसा देख लिया, तो थोड़ी सी छोटी दूरबीन थोड़ी कम रेंज वाली लगा के तो आप पाकपतन में भी देख लेते कि 20 बच्चे एक ऐसे हॉस्पिटल में जिसका काम ही बच्चों को बचाना है, वो 20 बच्चे एक हफ्ते में कैसे फोत हो गए, और वो भी ICU में, इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में। तो उस पर भी थोड़ा गौर करें, तो फिर शायद आपको ये ना कहना पड़े कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इसलिए ख़त्म होनी चाहिए। वो हादसा था स्वात वाला, ये हादसा नहीं है पाकपतन वाला, ये गफलत से 20 बच्चे जो है। अब हुकूमत बच रही है आमिर मुगल साहब या नहीं, और JUI फेक साथ बैठ रहे हैं कि नहीं KPK की हुकूमत के हवाले से? अब वो ठीक है, मैं उसका जवाब देता हूँ। बस एक चीज़ ना देखें, वो कमर साहब ने बातें इतनी दिलचस्पी हैं, इन्होंने कहा हमारे हाथ में हथियार आ गया और हमारी मर्जी है इस्तेमाल करें ना करें। जनाब कमर इस्लाम राजा साहब, पूरी दुनिया को पता है कि 9 अप्रैल 2022 से आपके हाथ में वाह फैक्ट्री का बना हुआ हथियार है, और फिलहाल तक 3 साल से तो ये कामयाबी से चल रहा है। इसी हथियार से आपने हमारी हुकूमत गिराई, इसी हथियार से आपने 8 फरवरी का इलेक्शन लूटा, इसी हथियार से आपने 26वीं तरमीम की, इसी हथियार से आपने एक आईनी बेंच बनाया, और इसी हथियार से आपने हमारी मखसूस सीटें जीत ली। तो इस हथियार पे आपको इतना खुश नहीं होना चाहिए, इतना इतराना नहीं चाहिए। ये हथियार किसी वक्त भी आपकी तरफ भी रुख कर सकता है, तो इसलिए ज़रा सोच समझ के हथियार को इस्तेमाल करें। ये हथियार किसी का नहीं हुआ आज तक। जितना मर्जी आप डिग्गियों पे बैठ जाएं, जितने मर्जी आप अदली और लेले बन जाएं, कोई पता नहीं होता किस वक्त ये हथियार जो है वो आपके दस्तरत से और आपके पहुंच से दूर निकल जाए। मेरे मोहतरम भाई असलम गोरी ने बातें की, बड़ी दिलचस्प किस्म की बातें की। मैंने इनकी बातें बड़ा माजूज़ हुआ हूँ इनकी बातों से कि हम आपकी आनियाँ जानियाँ देखें और हम आपके वो पुराने गिले शिकवे देखें। गोरी साहब, माजी तो बड़ा हमारा तल्ख है। अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से आपके बारे में कुछ कहा गया तो आपकी तरफ से तो हमें दायरा इस्लाम से भी खारिज किया जाता रहा है, हमें तो डायरेक्ट यहूदी एजेंट और बल्कि यहूदियों से भी आगे कहा जाता रहा है। तो हमने भी सारी चीज़ें इग्नोर की और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था। आपका और हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ ये था कि ये हुकूमत नाजायज़ हुकूमत है और नाजायज़ तरीके से बनी है और अवाम का मैंडेट लूट के बनी है। आपका आज भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन हमारा और आपका इख्तलाफ वहाँ शुरू हो जाता है जहाँ ये सारा कुछ कहने के बाद अमली तौर पर आप कुछ भी नहीं करते। आप बयान बड़े अच्छे देते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, लेकिन जब इस सिस्टम को, इस निज़ाम को, इस हुकूमत को गिराने की बात आए, ठीक हो गया। आप मुगल साहब आपका पॉइंट आ गया सर। आप 26वीं तरमीम ले आते हैं, और ये इस पाकिस्तान में जुल्म, जो 26वीं तरमीम का जो जुल्म है वो आपने किया है भाईजान, आप साथ हैं, इसमें शामिल और शरीक हैं। अच्छा, और अब अगली बात रही काशिफ साहब आपकी, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया मुगल साहब। मैं गवर्नमेंट बचाने के लिए आपने पूछा ना, हम इनकी मदद लेंगे। सर, आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ आप उसकी बात नहीं कर रहे, आप कभी सवाल निकल जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। मुगल साहब, मैं जरा गौरी साहब को भी ऐड कर लूँ, फिर चीज़ों को आगे चलाते हैं, प्रोग्राम को आगे चलाते हैं आगे। गौरी साहब, सर ये फरमाइएगा, JUI फे वफाकी हुकूमत के साथ बैठेगी या खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साथ कोई बातचीत चल रही है? चूँकि JUI फे अगर चाहेगी तो KPK की हुकूमत जो है वो चलेगी गंडापुर साहब की, या टॉपल हो जाएगी। आप ये बताइएगा कि आपकी अभी तक कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट शुरू हुई है दोनों अतराफ से या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे वहाँ पर जो इस वक्त सीटें गवर्नमेंट ने जो सीटें दी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उससे कबल ही वहाँ की हुकूमत जो है वो डावाडोल हो चुकी थी। अब जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि स्पीकर साहब ने खुद अपनी चेयर पे बैठ के कहा, करप्शन का कहा। एक जो कुछ कोहिस्तान में हुआ इस पिछले 10-12 साल में, कितना वहाँ पर रुपया खाया गया। एक मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक अपना एबटाबाद का एक घर है, किस तरह फरोख्त हुआ, सारी दुनिया को पता है किस नेम में आ चुका है। तो ये करप्शन तो इंतहा से थी। और इसी तरह PTI के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, और PTI के अंदर वो जो आज़ाद अरकान अपनी जगह फॉरवर्ड ब्लॉक पढ़ने की आवाज़ें भी आ रही थी और अब तक आ रही हैं। तो ये तो उनकी अपनी कमजोरियां हैं, इसमें किसका कोई कसूर नहीं है। पारा चनार में वाकया होता है, लोग बचते हैं। जनाब वज़ीर आला साहब वहाँ तशरीफ नहीं लेके जाते। सवात में इतना बड़ा वाकया होता है, वज़ीर आला साहब अभी तक वहाँ नहीं गए हैं, तशरीफ नहीं लेके गए हैं, और जाके वहाँ सूरत का अंदाजा नहीं किया उन्होंने। और ये भी मैं बता दूं कि वहाँ जितने होटल्स हैं वो सारे PTI के अलॉटेड हैं। मैं प्रूफ से बात कर रहा हूँ, इन्हीं के अलॉटेड लोग हैं।
वही लोग वहाँ बैठे हुए नोट कमा रहे हैं, और वो क्यों इस तरह की हरकत होती है और वहां पर पॉइंट को क्यों कैसे पूछेगा, डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा, कैसे उसकी सुनी जाएगी जब पीटीआई के वरिष्ठों के वहां वोटर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजों को ऑन करना चाहिए। बाकी रह गए 26वीं तरमीम में, बार बार उस तरफ नहीं जाता, मैं बार बार उस तरफ नहीं जाता। असद कैसर साहब को मेरे साथ टीम पे ले ले, मैं उसे बता दूंगा, आपको गौहर साहब को ले ले, मैं बताऊंगा किस किस शक में क्या क्या बातें हुई, किस तरह से हुई, कितने दिन लगे और क्या क्या गौरी साहब ये जो आईडी बैंक, देखो मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा, आईडी बैंक किसकी तजवीज है? आईडी बैंक ना हुकूमती तजवीज थी, ना जेयूआई की तजवीज थी, हमारी तजवीज आईनी अदालत थी, आईनी बेंच इन्हीं की तजवीज करता है। अच्छा, अब ये कि जो फैसला इनकी जी आईन का तजवीज करता है, पीटीआई की तरफ से आईनी बेंच बनाने का कहा गया था। जी पीटीआई ने ही कहा है कि आईनी बेंच बनाओ, इन्हीं की तजवीज पे बना है, किसी और पार्टी की ये तजवीज नहीं थी। हमारी तजवीज तो आईनी अदालत थी, बॉलर थे, और रिकॉर्ड पड़ी है पार्लियामेंट में, और रिकॉर्ड ये बात की कि आईनी अदालत बननी चाहिए। ये तो इनकी तजवीज पे आईनी बेंच बना है। फिर मैं ये एक बात कहूँ कि ये जो कुछ साकिब निसार ने किया, जो कुछ खोसा साहब ने किया, जो कुछ उसके बाद बदियाल साहब ने किया, वो तो सब जायज है। गौरी साहब जायज है। गौरी साहब, अब अगर एक फैसला आपके खिलाफ, जी जो आपने ये इंकशाफ किया है कि आईनी बेंच बेसिकली तहरीक इंसाफ की ही तजवीज़ पे आया, अमल में आया, इसका मतलब जो राजा साहब बात करें 26वीं आईनी तरमीम में पीटीआई की इनपुट शामिल थी। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करूँगा। एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले असलम गौरी साहब, आप कह रहे थे कि आईनी बेंच के बनाने की तजवीज़ तहरीक इंसाफ की तरफ से थी। सर मुझे ये भी बता दीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद लाने के हवाले से JUI फे के साथ वफाकी हुकूमत की कोई गुफ्तगू हुई है, और JUI फे वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है या नहीं? देखिए, अभी तक ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। स्टिल इस वक्त जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। इस तरह बात सुनने में जैसे आप फरमा रहे हैं, और भी कुछ साफी हजरात भी हमसे राब्ते में करते हैं या टीवी चैनलों पे बात करते हैं, कोई मैच्योर चीज़ ऐसी सामने अभी तक आ नहीं रही। अदम एतमाद की बात हो, या वहाँ की हुकूमत की तब्दीली की बात हो, या वफाकी हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में शिरकत का तो डे 1 से हमें मियां शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाने से कबल हमें कहा था कि हमारे साथ शरीक हो जाए। हमें तो ये लगा ना कि चूंकि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की रिसेंटली मुलाकात हुई है, तो मैंने कहा शायद एक दफ़ा और ये भी बता दीजिएगा कि जो असीरान हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर पीटीआई सिंसियर मुज़ाकरात करती है शुरू JUI फे से या बाकी, तो आपकी जमात इसको सपोर्ट करेगी? देखिए, मुज़ाकरात के बगैर कोई सिलसिला चलता ही नहीं है। बड़ी बड़ी जगहों का फैसले टेबल पे बैठ के होते हैं। हमने तो इनको पहले भी कहा था कि मुज़ाकरात करें, उनके साथ बैठे, लेकिन बदकिस्मती है कि ये इनके मशवरे कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं, हमारे साथ बैठते रहे। और अब तो हमें मुझे तो आज बड़ी तकलीफ हो रही है मुगल साहब की गुफ्तगू सुन के, हमने जो इतने महीने जो करते रहे सारा कुछ, हमने किसके लिए किया? ये इन्हीं हजरात के लिए सब कुछ। मुझे वो बहुत सी बातें, मैं तो चूंकि हर इजलास में बैठता था, मुझे तो हर जगह बैठता, मुझे तो एक एक चीज का पता है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ आज इनकी बातें सुन के। इसका मतलब हमने पहले भी इनके साथ वक्त ज़ाया किया, और आगे भी शायद ये हमारे लिए अपने और हमारे दरमियान में रास्तों को मसदूद कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि हम इनके साथ मिलकर आगे चल सके। और मैं तो ये भी आपको बता दूं एक बात, कि हम अपोजिशन में थे और अपोजिशन में हैं। अपोजिशन लीडर को आपने अपोजिशन लीडर माना, जैसे आपने कहा कि ये PSC की कहाँ से आ गया निकल के, तो ये भी हमें से किसी ने मुशावरत नहीं की। हमें तो अपोजिशन लीडर ने आज तक किसी चीज पे मशवरे में लिया भी नहीं। हम इनके इत्तेहादी कहाँ से हैं, हमें ये बताएं कि हम इनको 26वीं तरमीम में प्रॉब्लम था, ये हमारे पास चल के आ गए। और आज तक किसी भी सतह पे कमेटियां होने के बावजूद किसी भी सतह पे हमें PTI के अपोजिशन लीडर ने किया। उनकी वो कमेटी ने जो बनाई गई थी, जिसमें बैरिस्टर गौर थे, और इसी तरह अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली थे, अपोजिशन लीडर सेनेट थे, उस कमेटियों का कभी। जी ठीक है। आमिर मुगल साहब, आपने गौरी साहब की गुफ्तगू सुनी, आईनी बेंच बनाने की, वो कहते हैं तजवीज़ आपकी पार्टी से थी, फिर उसके बाद बाकी मामला तो अपोजिशन के तौर पे उनको आपने साथ नहीं लिया,
और अगर मुज़ाकरात की बात आपके असीरान कर रहे हैं तो मुज़ाकरात तो फिर सबसे होने चाहिए, JUI फे से भी होंगे और हुकूमती भी होंगे। तो अगर इस तरह का तल्ख रवैया होगा, इस तरह का माहौल होगा, तो कैसे मुज़ाकरात होंगे, कैसे रास्ता निकलेगा सर? देखें काशिफ रफीक साहब, असलम गौरी साहब जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ असलम गौरी साहब भी समझ रहे हैं और समझ आप भी रहे हैं। आप हम दोनों से ज़्यादा समझदार हैं। बात यह है काशिफ रफीक साहब, मेरी ये ज़ाती राय और अंदाज़ा है कि मौलाना फजल रहमान साहब का डे 1 से मौक़िफ़ है, डे 1 से। देखिए हमारा अगर उनसे इत्तेहाद हो रहा था, हुआ नहीं हो रहा था, या हमारी ख्वाहिश थी होने की, कि उनका डे 1 से उनका और हमारा एक ही मौक़िफ़ था कि ये नाजायज़ हुकूमत है। और हम तो चले ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, इस्टेब्लिशमेंट ने हमारा मैंडेट लूटा है। ये तो नाम लेके एक जर्नैल का कहते थे मौलाना फजल रहमान साहब, इस जर्नैल ने इस सीट के इतने पैसे लिए हैं, ये असम्बली इतने अरब में इतने की फ़रोख्त की है। लेकिन आज मेरी एक पेशन गोई सुन लें जी। मौलाना साहब जो हैं वो 1-1.5 साल से उन्होंने तहरीक इंसाफ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ हम मिल के कैंपेन चला रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ मिल के हम कोई लाया अमल बना रहे हैं। कुछ भी नहीं, सब कुछ सिफर। आज मेरी पेशन गोई सुन लें, अगर मौलाना को हमारी लूटी सीटों के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, और मैं हैरान हूँ गौरी साहब ये कह रहे हैं जी कि हम तो रिव्यू का हिस्सा नहीं बने। भाईजान आप ज़रा रिकॉर्ड उठा के देखें, जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में केस पढ़ा जा रहा था तो साहब पेशन को तो पूरी कीजिए। पूछा आपके वकील से कैटेगोरिकली पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या आप ये सीटें मांगते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हम मांगते हैं ये सीटें। तो आपने तो सुप्रीम कोर्ट से पेशन को क्या कर रहे थे मुगल साहब? पेशन को क्या कर रहे थे? सुन ले काशिफ भाई, मैं अपने उस दोस्त से गिला कर रहा हूं जो मेरी लूटी सीटों में हिस्सा ले रहा है। मेरी सीटें लूटी, आईनी बेंच ने लूट के दी, सबको माले गनीमत बांटा, उसमें JUIF को भी बांटा और JUIF बड़ी खुशी खुशी वो हिस्सा लेके पेशन गोई क्या है और आप हमसे खफा क्यों हैं? मेरी पेशन गोई सुने। हाँ जी। आज अगर मौलाना को एस्टेब्लिशमेंट ऑफर करे कि आपको हम इस सूबे की वजारत आला देते हैं, मौलाना भूल जाएंगे 8 फरवरी का इलेक्शन किसने लूटा था? मौलाना भूल जाएंगे किस किस जर्नैल ने कितने पैसे लेके ये इलेक्शन लूटा था? मौलाना भूल जाएंगे किस किस सीट के मुगल साहब क्विकली मुझे राय साहब की तरफ जाना। ये बताइए कि आपके जो असीरान कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए, वो मुज़ाकरात किससे करने चाहिए? सियासी लोगों से ही करेंगे ना मुज़ाकरात? सुन ले मुज़ाकरात हमेशा याद रखें काशिफ रफीक साहब, मुज़ाकरात ताकत हमेशा ताकत से करती है। तो ताकत इस वक्त जिसके पास है उसी के साथ मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब है ना सर, नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब है। तो आखिरी बात हाँ। जो अभी गौरी साहब ने कहा कि ये तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ये आईनी बेंच बनाए और फलां बनाए, परसों सलमान अकरम राजा ने ये कैटेगोरिकली इस बात को इनकार किया है कि तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ थी और उन्होंने कहा, मैंने खुद मौलाना को घर बैठ के कहा कि आप ये 26वीं तरमीम में इनका साथ ना दें। मौलाना ने अपनी लाइन ली, क्योंकि मौलाना माशाल्लाह विकेट के लोग 2 जानिब खेलते हैं, वो तो 4 जानिब खेलने के माहिर हैं। वो गवर्नमेंट को भी खुश रखते हैं, अपोजिशन को भी खुश रखते हैं। और जिस दिन मौलाना को KPK का, मेरी फिर पेशन गोई ये रिकॉर्ड हो रही है आपके TV पे, जिस दिन मिल गई उनको KPK की हुकूमत, हमारा मैंडेट लूट के मौलाना सारे इल्जामात भूल जाएंगे जितने उन्होंने इल्जामात आज तक लगाए हैं शहबाज शरीफ पे, नवाज शरीफ पे, मुज़ाकरात आप करने को तैयार है? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने को तैयार है? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने को तैयार है? क्विकली यस और नो। मैंने फिर राय साहब की तरफ जाना है प्लीज। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, जिनके पास पावर है, लेकिन उसका इख्तियार सिर्फ इमरान खान के पास। ठीक, राजा साहब, एस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI मुज़ाकरात करने को तैयार हो रही है सर, और इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमने सियासतदानों से बात नहीं करनी, ना किसी पार्टी से हमारे को मुज़ाकरात का लेना देना है, आपने जो बात करनी है पार्लिमान में करें या सियासी लोगों से करें। सर ये फिर जो जुनैद अकबर साहब चेयरमैन PAC बने हैं, ये स्पीकर साहब से मुज़ाकरात हुए हैं या किसी और से मुज़ाकरात हुए हैं? नहीं, तैयार नहीं है, दरख्वास्त गुजार हैं। अच्छा, दरख्वास्त गुजार हैं, ख्वाहिशमंदी से आगे अर्ज गुजार हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और आवाज़ें रोज़ आ रही हैं कि जी हम उनसे बात करेंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात इन्होंने ये की कि ताकत हमेशा ताकत से मुज़ाकरात करती है, तो इस पे बहरहाल ये फ़ैसला तो आप नाजरीन करेंगे कि कौन सी ताकत किस ताकत से मुज़ाकरात करेगी। लेकिन आप देखें कि जब भी असम्बली में
यानी इन्होंने पहले ख़ुद नाम दिया जुनैद साहब का, और जुनैद साहब जो हैं जब वो मुंतखब हो गए हुकूमत ने, हालांकि ये कोई कानून नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है हुकूमतों, ये रिवायत है, ये रवायत एक बनी है, और ये रवायत कोई माजी करीब की है, कोई बहुत पुरानी भी बिल्कुल नहीं। ऐसी 13 से 18 ये 8 से 13 के दौर में, ये शायद 2008 में ये रवायत पहली दफ़ा डाली गई, वरना हमेशा हुकूमती अरकान जो हैं वो होते थे अपोजिशन इसके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। तो इस रवायत को अगर अच्छे तरीके से इन्होंने अमल करना था, फिर एक दफ़ा उनको रिमूवल का भी अहकामात आ गए, उन्होंने इस्तीफ़ा अपना दे दिया, फिर पता चला जी नहीं वो हुक्म जो है वो ठीक नहीं था, अब ये नहीं पता कि वो ठीक था या ये ठीक था। इसी तरह दीगर मामलात में भी जुनैद साहब को पहले तमाम इख्तियारात के साथ सूबाई सरबराह मुकर्रर किया गया, फिर वो अभी रोना रो रहे हैं कि जी मेरे साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस किस्म की बातें जो असल में सियासी जमात के लिए क्रेडिबिलिटी बड़ी अहम होती है। जो भी मुज़ाकरात करता है वो ये बुनियादी तौर पे ये सोचता है कि इसका कंडक्ट क्या था माजी में। यानी आप अदालतों में भी देखें केसेस के टाइम वकला जब ज़ोर देते हैं तो वो कहते हैं इन पार्टीज़ का कंडक्ट देखें कि इससे पहले या पिछली दफ़ा इसकी ज़मानत हुई थी तो इसने क्या किया था। मैं आम केसेस की बात कर रहा हूँ, तो इस दफ़ा लिहाजा ज़मानत ख़तरनाक है। यानी कोई आदमी जब मुल्ज़म ज़मानत के लिए, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं कह रहा, जनरल में कह रहा हूँ, कंडक्ट यानी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह जब भी मुज़ाकरात होते हैं, यानी अब मैं इस मिसाल की रोशनी में फ़र्ज़ किया अब अगर JUI के पास हुकूमत बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को जाना पड़ता है, मैं सिर्फ किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं भी, या चले मुस्लिम लीग नून को ही किसी सियासी, मैं दूसरी मिसाल दे देता हूँ, किसी इत्तेहाद के लिए किसी सियासी जमात के पास जाना पड़ता है, तो अगर उसका माजी का कंडक्ट ऐसा नहीं होगा, अगर अचकज़ई साहब को जिस तरह एक दफ़ा मुज़ाकराती टीम का सरबराह बनाकर और फिर उनसे वो वापस ले लिया गया, इसी तरह जब एक मुज़ाकराती टीम हुकूमत से कमेटी बनाई गई और वो पहली मीटिंग के बाद जो है वो मुज़ाकरात एक तरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिए गए, तो ये चीज़ें पार्टी की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा काउंट करती हैं किसी भी सियासी जमात के, और फिर अगली दफ़ा लोग उन पर एतबार नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये तो किसी टाइम भी मतलवन मजाजी जो होती है, या घड़ी लम्हा तोला लम्हा माशा, ये ओवरऑल उस सियासी जमात की क्रेडिबिलिटी पे और उस सियासी जमात की परफॉर्मेंस पे और उन लाखों वोटर्स को जो उस सियासी जमात के वोटर्स होते हैं वो मायूसी का शिकार होते हैं, क्योंकि फिर उनकी कोई बात तस्लीम नहीं करता। और मेरे ख्याल ये है, मैं प्रीवी नहीं हूँ, ये ख़बर नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो इनके मुज़ाकरात की वो वाली जो अर्ज़ियाँ हैं वो भी अगर कहीं पे किसी जगह पे जो है वो इज़्न बारियाबी उन्हें नहीं मिल रहा, तो उसकी भी बुनियादी वजह वही क्रेडिबिलिटी है कि माजी में उसको बुरी तरह उस क्रेडिबिलिटी को डैमेज अच्छा किया। राय साहब, आखिर में एक कमेंट मुझे दरकार है। इस वक्त देखिए पार्लिमान में मुस्तहकम नंबर है, सूबों में मुस्तहकम नंबर है। शहबाज शरीफ साहब ने साबित किया कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ एक बहुत अच्छे सियासी बसीरत है उनकी, जो इतनी सारी जमातों को साथ लेके चल रहे हैं। आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत का अब अव्वलीन टारगेट ये है कि आप इकोनॉमिकली इतना आप रिवाइव करें कि चीज़ें जो है वो आवाम को डिलीवर हो और आवाम जो है उसे आसूदा हाल हो? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये एक ऐसा मौका, सुनहरी मौका हुकूमत को मिला है, और ये मैं उस जमात के नुमाइंदे की हैसियत से पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि इसके लिए बड़ी सीरियस कंसर्न्स हैं हमारे अपने सर्कल्स के दरमियान कि हमें क्या क्या वो स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे आवाम को फलाह। और उसमें जो बुनियादी चीज़ है, जो बजट की जब भी बात होती है तो बजट का अमूमन ब्यूरोक्रेसी और सारे जो हैं वो ये तो रास्ता बजट में दिखाते हैं कि जी ये बजट का तवाज़ुन कायम करने के लिए टैक्सेशन की जाए, रेट्स बढ़ाए जाएँ, लेकिन दूसरी तरफ आम तौर पर सरकारी मशीनरी नहीं आती जिसका ताल्लुक ऑस्टेरिटी से होता है या इंटरनल अकाउंटेबिलिटी से होता है। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि दफातर में बाकी चीज़ें अफसरान के लिए तो चलें होंगी, उनके लिए कुर्सी मेज़ फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन टिशू पेपर तक भी सरकारी हूँ भाई, अगर गाड़ी में भी टिशू पेपर जो है, तो इस किस्म के मामलात को भी अब हुकूमत को संजीदगी से देखना पड़ेगा कि भाई नाक तुम्हारी है, नाक तुमने अपनी साफ़ करनी है और टिशू पेपर जो है उसके लिए सरकारी इस्तेमाल हो। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जिसके लिए अब इंशाल्लाह हुकूमत जाएगी। और वो शहबाज शरीफ जो पंजाब में एक ऑस्टेरिटी ड्राइव लेके आए थे, ये पहला चूँकि साल तो उस इब्तदाई स्टेबिलिटी का था जो आपने इशारा भी किया कि सियासी जमातों को साथ लेके चलना है, लेकिन अब हमें फर्म रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब आपका, असलम क़ौरी साहब आपका, आमिर मुग़ल साहब आपका। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।